ओके, सो प्रॉब्लम जो है वो दूध से है या फिर दूध के अंदर होने वाले लैक्टोज से है? मैं विटिलिगो की बात कर रहा हूँ, जो व्हाइट पैचेस पड़ते हैं धीरे धीरे। जब उसकी बात आती है ना, तो सबसे पहला दिमाग ना लोगों का जाता है सीधा दूध एंड फिश के कॉम्बिनेशन। सी आई बिलोंग फ्रॉम उड़ीसा। कई डिशेस ऐसे हैं जहाँ हम दूध के साथ बनाते हैं फिशेस को, बचपन से हम देखते हैं, योग करवाते हैं उन लोगों को और सबको सिमिलर काइंड ऑफ चीजें करवा देते हैं। बाबा रामदेव एक सेकंड भी नहीं लगाते कि हम कुछ भी एंटीबायोटिक ले लेते हैं। दैट इज़ नॉट राइट। कई सारी चीज़ों में हमें मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे मेडिसिन लेना। आपको मेडिसिन से, एलोपैथी से दिक्कत क्या है? हेलो डॉक्टर अविनाश जी, आप कैसे हैं? आई एम गुड। थोड़ा सा आप हल्का सा और ब्रीफ दे देंगे कि एग्जैक्टली आप कैसे लोगों की मदद करते हैं? एग्जैक्टली सबसे पहले तो मैं नॉलेज ही देता हूँ आपके व्यूवर्स के लिए। आज का ये पॉडकास्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है अगर वो पूरा देखते हैं तो जी। मैं आयुर्वेद की नॉलेज रखता हूँ। जो मेरी शिक्षा, जो मैंने अपना ज्ञान प्राप्त किया है आयुर्वेद के अंदर, योग विद्या और अल्टरनेटिव हमारी मेडिसिन साइंस से अलग जो हमारी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं जो हम मॉडर्न साइंस के साथ मिलके हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं मॉडर्न टाइम्स में, सॉरी। तो उसी के बारे में आज जानकारी देंगे। और योग जो सबसे बड़ा आजकल के टाइम पे कि योग से सब ठीक होगा, योगा से होगा, ये स्लोगन्स आ गए हैं। राइट। योग फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से योगा कुछ नहीं होता, इट्स योग। एंड योग इज यूनियन विद योर सराउंडिंग्स, यूनियन विद नेचर। तो इट्स नॉट अ क्रैश कोर्स ऑफ 3 to 4 months। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ कि आप अपनी ज़िंदगी में कैसे आप योग को इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे उसके साथ जीना है। तो वो आपको कई कुछ सिखाता है। आई एम नॉट अगेंस्ट योग, बट जो ट्रीटमेंट के लिए वो करते हैं कि इससे ऐसा कर लो कि ऐसा ट्रीटमेंट हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। और हम टीवी के ऊपर देखते भी हैं कि सब कुछ भी, मतलब 10 साल के बच्चे के लिए भी वही है कि पैर में दर्द है, और 60 साल के एक सीनियर सिटीजन के लिए भी वही है। तो आई एम इट्स कंट्रोवर्सी, बट इट्स नॉट राइट। आप तो नाम लेंगे नहीं क्योंकि आप एक बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल इंसान हैं, और क्योंकि हमारा काम हम पॉडकास्ट करते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो हम कहीं ना कहीं चाहते हैं कि चीज़ें और क्लियर निकल कर आए। तो आप तो नहीं नाम लेंगे, बट मैं समझ चुका, मैं नाम लेना चाहूँगा। ऐसा बाबा रामदेव जी को हम जानते हैं, वो बचपन से हम देखते हैं, योग करवाते हैं वो लोगों को और सबको सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें करवा देते हैं। अभी सर यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं कि क्या दिक्कत है उसमें? आई एम नॉट अगेंस्ट बाबा रामदेव। इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब जो उन्होंने योग को पूरी दुनिया के अंदर सबके सामने ला के रख दिया। मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, बट एक चीज़ फिर भी बोलना चाहूँगा कि हर एक बीमारी के लिए सबसे पहले अगर किसी के भी शरीर में कोई प्रॉब्लम है, मेनली जॉइंट्स के अंदर, आई एम एन ऑस्टियोपैथ। मैं जॉइंट्स एंड बोन्स के ऊपर काम करते हैं मेनली। और भी कई सारी जो मेरे गुरु रहे जिनसे मैंने सीखा, उन्होंने बहुत सारी चिकित्सा पद्धति सिखाई मुझे, जिसमें सारी की सारी मेडिसिन लेस रही। आयुर्वेद से भी हम सलाह देते हैं, ट्रीट करते हैं, लेकिन वो बहुत कम रहता है, हार्डली 1%। और आयुर्वेद इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट पद्धति कह सकते हैं हम, इस चिकित्सा प्रणाली कह सकते हैं। और लेकिन उसको प्रॉपर फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जो आयुर्वेद प्रैक्टिशनर हैं और वो बिल्कुल सही बताते हैं। इवन जो हमारी घरों में ग्रैंड नानी और जो हमारी ग्रैंड मदर्स सारी की सारी थी, जो उनके देसी नुस्खे थे, आप कहीं ना कहीं रिलेट करेंगे, वो रिलेट करते हैं सारे के सारे आयुर्वेदिक उनसे। 5-10% को छोड़ के बाकी 80-90% वो रिलेट करेंगे, लेकिन हम सब वो भूलते जा रहे हैं। और हम एक ऐसी कि हर छोटी सी थोड़ा सा भी दर्द हुआ वो मेडिसिन, हर चीज़ के लिए आज के टाइम पे मेडिसिन बन गई है। दैट इज़ नॉट राइट। कि कुछ हो गया हमारे शरीर के अंदर, हमारे गट के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी गट बैक्टीरिया। हम एक सेकंड भी नहीं लगाते कि हम कुछ भी एंटीबायोटिक ले लेते हैं, और बिना डॉक्टर की सलाह के कि उसके पास जाना भी हम ज़रूरी नहीं समझते। और हमारा गट बैक्टीरिया हमारे लिए इतना ज़रूरी है, जो पहले जितने भी हमारे वैद्य होते थे सब बोलते थे कि आपकी 90%
आपकी सारी बीमारियां पेट से ही हैं, और वो बिल्कुल सही कहते थे, गलत नहीं कहते थे। राइट। जो इसको अगर हम मॉडर्न साइंस के अंदर अगर बात करें तो दैट इज़ द गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया। गुड बैक्टीरिया हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में रहती है, जो हमारे सारे बॉडी फंक्शंस के लिए हमारे एमिनो एसिड्स बनाते हैं, सब हैंडल करते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी हैं। तो हम जो रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड्स खाते हैं वो नहीं खाने चाहिए। दूध के साथ नमक खाना, इट्स एक दिन में कुछ भी नहीं होता। एक दिन में कि आपने आज लिया कि मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, कोई आ गया, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। 10-20 साल बाद, लेकिन 20 साल बाद जब वो दैट विल बी इरिवर्सिबल। तो एक दिन में कुछ नहीं होता। एक दिन में आपको आज अच्छा भी लगेगा, आप सब कुछ वो रहेगा। और ऐसे कई सारे हमारे फूड कॉम्बिनेशंस हैं जो नहीं खाने चाहिए। रात के समय हमें फल नहीं खाना चाहिए, इवन 6 बजे 7, क्योंकि उसके विटामिन्स मिनरल्स को उसको एब्जॉर्व होने में शरीर को 12 से 15 घंटे लगते हैं। उस शरीर को एनर्जी चाहिए, वो सूर्य की एनर्जी चाहिए उसको पचाने के लिए। तो इट्स द राइट टाइम इज़ मॉर्निंग एंड आफ्टरनून। चलिए हम कॉम्बिनेशन पे आएंगे ज़रूर, क्योंकि इंटरेस्टिंग है काफ़ी ज़्यादा और फ़ायदेमंद भी होगा लोगों के लिए। लेकिन उससे पहले लोग जिस चीज़ के लिए इस वीडियो को क्लिक करके आए ना, मैं वो पूछना चाहूँगा कि आपको मेडिसिन से, एलोपैथी से दिक्कत क्या है? अगेन कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड आई मस्ट से मेडिसिन, एलोपैथी ट्रीटमेंट इज़ अ ब्लेसिंग इन टुडे वर्ल्ड। मैं बिल्कुल भी उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन कई सारी चीज़ों में हमें मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे मेडिसिन लेना। आपको आज एक्सीडेंट हुआ है, आप मेडिसिन ट्रीटमेंट में ही जाएंगे, वो आपके लिए वरदान है, आपको वही बचाएगा। जो उसके अलावा जो हमारे कई सारे मैं बोन्स से रिलेटेड करता हूँ, आई एम एन ऑस्टियोपैथ, उससे रिलेटेड जॉइंट्स हेल्थ में देखता हूँ अपने पेशेंट्स की, तो उससे रिलेटेड जो है उसमें 90% में ज़रूरत ही नहीं है मेडिसिन की। एक सिंपल अलाइनमेंट की ज़रूरत है, जिसमें आप सालों से मेडिसिन खा रहे हैं, तो उस मेडिसिन की आप सबसे पहले कैल्शियम देते हैं आप कहीं पे भी, मतलब 4-5 एक परफेक्ट एक वो बना हुआ है, सबका कॉमन बना हुआ है कि कुछ भी हो रहा है यही चिपका दो, यही मेडिसिन चल रही हैं, और वो उनकी ज़रूरत भी नहीं है कि उसका पेन भी ख़त्म नहीं हो रहा। आपने मेडिसिन बंद करी, देन फिर पेन शुरू, फिर उसके बाद 15 दिन से 30 दिन का कोर्स शुरू हो जाएगा, फिर उसके बाद देन दे विल से कि अब ये प्रॉब्लम है, अब आपका ऑपरेट करना पड़ेगा। तो क्या उसको ज़रूरत? आई एम सेइंग कि आपके पास, हमारे पास कोई पेशेंट आता है, इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी वर्क इन अ मेडिकल फील्ड, तो हम किसी से पैसा चार्ज कर रहे हैं, तो एटलीस्ट उसको गाइडेंस मिलनी चाहिए, द राइट गाइडेंस। प्लस मुझे लगता है ना कि इस चीज़ के पीछे अविनाशी, पता है एक और दिक्कत क्या है, कि आजकल डॉक्टर्स ऐसे होने लगे कि सी मेडिकल थिंग, वेदर दैट्स फिटनेस, दैट्स रिलेटेड टू हेल्थ, इट इज़ वेरी पर्सनलाइज्ड, है ना। आपको जब तक उस इंसान को पर्सनली किस दिक्कत के वजह से क्या सिम्टम्स आ रहे हैं वो नहीं समझ आया, तो आप कैसे मेडिसिन दे सकते हैं। तो योग का भी जो एग्जाम्पल था वो भी शायद इसी वजह से सही था, कि आपको पता नहीं कि किस पर्सन के हेल्थ में, किसके नीज में, किसके जॉइंट्स में किस तरह की दिक्कत है, उसको क्या करवाना योग सही रहेगा, क्या नहीं सही रहेगा। सिमिलरली अगर आपने कॉमन सेट ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस लिखा हुआ है कि भाई नी की प्रॉब्लम है ये चिपका दो, ऐसा नहीं काम करेगा। आपको पता होना चाहिए उसकी नी की जो सिम्टम्स है, जो पेन है, वो अंडरलाइंग कॉज क्या है, उसके हिसाब से प्रिस्क्रिप्शन रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वन ऑफ द मेन रीजंस ये भी है, मुझे लगता है। अगर गलत है आप प्लीज़ बता सकते हैं। इवन योग क्लास जो लेता हूँ जो, उसमें मैं पहले एक्सरे करवाता हूँ कि मुझे आपको करवाना भी अच्छी बात है, नहीं करवाना चाहिए, क्या आपके लिए सही है। ये सबसे ज़रूरी बात है कि आप कि पर्सन टू पर्सन उसके लिए क्या सही है। योग में तो सारी चीज़ें हैं, हर चीज़ के लिए, हर बॉडी पार्ट के लिए एक आसन बना हुआ है, लेकिन वो किस प्रॉब्लम से गुजर रहा है। आप सपोज कीजिए किसी को प्रॉब्लम है साइटिका, किसी को स्लिप डिस्क है, तो अगर वो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में है तो वो योग से नहीं ठीक हो सकता। हाँ, कुछ हेल्प मिल सकती है, लेकिन उसको जब तक आप उसका एक्सरे देख के उसको प्रॉपर डायग्नोसिस इज मस्ट। जब तक आपने ठीक से डायग्नोस नहीं किया, आप यू कांट ट्रीट एनीवन। आप चाहे एलोपैथी में करें, होम्योपैथी में करें, चाहे आप किसी, सबसे मेन चीज़ है डायग्नोसिस। 98% इज डायग्नोसिस, बाकी सब चाहे मैं ट्रीट करता हूँ चाहे कोई भी करता है, उसके बाद 2%। इस बात से ना मैं बहुत ज़्यादा अग्री करूँगा। मैं एक फिटनेस फील्ड से बिलोंग करता हूँ बाय प्रोफेशन, क्योंकि मैं एक फिटनेस कोच हूँ।
तो मैं और मेरे आसपास के जो मेरे साथ काम करने वाले जो मेरे फ्रेंड सर्कल में फिटनेस कोचेस हैं, इन सब में मुझे एक बेस्ट बात पता है क्या लगती है? हम कुछ भी प्रिस्क्राइब करने से पहले, कुछ भी तरह का डाइट या वर्कआउट रिकमेंड करने से पहले हम अच्छा खासा डायग्नोसिस करते हैं। हम बोलते हैं कि भाई आप मेडिकल हॉस्पिटल जाओ, मुझे फलाने टेस्ट आपके ब्लड रिपोर्ट चाहिए और फलाने टेस्ट चाहिए कि वेदर हाउ योर फंक्शनिंग इज दैट ऑन पॉइंट। उसके बाद हम रिकमेंडेशन चीज़ों को लेते हैं, फिर हम ऑर्डर फॉलो करते हैं। कई बार क्या होता है, क्लाइंट्स ना ऐसे इरिटेट हो जाते हैं कि यार ये क्या तरीका हुआ। वो ये नहीं समझते हैं कि बहुत क्वालिटी चीज़ उनको मिल रही है, इससे उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो मैं बस ये अपना नज़रिया रखना चाह रहा था, इस मौके का फ़ायदा उठा के। प्लीज़ आप कंटिन्यू करिए। नहीं, आपका नज़रिया बिल्कुल ठीक है। आई 100% एग्री विद यू कि डायग्नोसिस होना ज़रूरी है। आप किसी को भी आप सलाह दे रहे हैं तो वो सलाह राइट डायरेक्शन में होनी चाहिए। आपको कुछ पता नहीं है, आप हमारे लिए मस्ट है, क्या कहते हैं, इवन 90% केसेस में हम MRI भी नहीं कराते, सिर्फ एक्सरे से ही काम हो जाता है। तो वाई वे बर्डन एनी पेशेंट, कि MRI का बर्डन हम क्यों डालें। वेरी ट्रू। तो उसमें ही जब हमारा डायग्नोसिस हो जाता है तो हम एक बहुत बहुत कम केसेस के अंदर वो करते हैं। हम ना एक्चुअली समझ चुके हैं कि आप नेचुरली चीज़ों को करने में ज़्यादा बिलीफ रखते हैं। और थोड़ी देर पहले जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, आपने कई सारी प्रॉब्लम्स भी बताई कि मैं ये ट्रीट करता हूँ। तो मैं थोड़ा सा पर्सनली इंटरेस्टेड हूँ। अगर आप इसको ऑन कैमरा नहीं करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप बता सकते हैं, हम इसको एडिटिंग में हटा देंगे। बट आई वॉन्ट टू स्टार्ट विथ जो हमारे शियाटिका वगैरह हो गए। मैं आपको सारा बताता हूँ। जो हमारा सबसे पहले बॉडी पार्ट है हमारा हेड। माइग्रेन सबसे ज़्यादा ही रहता है। माइग्रेन इंटरनली भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि हमारी जो स्कल की प्लेट्स होती हैं वो हिल जाती हैं। अच्छा। तो उसको हम अलाइन कर देते हैं तो 50-60% केसेस में उसी में आराम हो जाता है। ये अलाइनमेंट कैसे ऊपर से ही करते हैं? अलाइनमेंट हो जाता है, हम हाथों से भी करते हैं। और सारी की सारी ये जो बोन्स, हमारे जो स्ट्रक्चर है सारा का सारा, ये कई सारे रीजंस है। कोई गिर गया, किसी को चोट लग गई तो हमारा आप ये समझिए कि अलाइनमेंट हिल गई। बेसिकली हमारा पूरी बॉडी जो है बोन्स, जो फाउंडेशन है बोन्स है, ढांचा जो इसको बोलते हैं। जी। आप ये समझिए कि बोन्स हिलेंगी तब आपकी, क्या कहते हैं, नर्व्स हिलेंगी, फिर मसल्स हिलेंगी आपकी। अगर हम लेग्स की बात करें, अगर कहीं पे आपकी बोन आपकी डिसलोकेट होती है तो उसी की वजह से आपकी मसल्स में क्रैम्प आएगा, आपकी नसें खींचेंगी। तो उसको जब अलाइन कर देंगे, रूट कॉज इज बोन्स। आपका कोई जॉइंट फ्रीली काम नहीं कर रहा है तो वो जब वो अपनी लोकेशन से डिसलोकेट होकर अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा तो वो अपने आसपास की मसल्स को भी स्टिफ रखेगा। तो उसको दवाई से हमारी बॉडी सारी की सारी है, रिसेप्टर्स है, सब ब्रेन को सिग्नल भेजती है कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम को हम एक पेन किलर खा लेते हैं, वो उसको सिग्नल को ब्लॉक कर देती है। तो वो ट्रीटमेंट नहीं हुआ। वेरी ट्रू। हमने बात करी माइग्रेन के बारे में। क्या हम इंडिविजुअल टच कर सकते हैं एक पॉइंट, या फिर ओवरऑल आपने जनरल दे दिया? मैं इंडिविजुअली बताऊंगा आपको। माइग्रेन के बाद हम फिर क्या मूव कर रहे हैं? उसके बाद आप सर्वाइकल के अंदर आपकी जो हमारी देयर आर 7 वर्टिब्रास इन इट। तो अब योग के अंदर ये भी एक कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। मैं फिर से ये कहूँगा कि जो योग के अंदर करवाते हैं नेक रोटेशन, वो नहीं करवानी चाहिए। अवर नेक इज ऑलवेज इन एक्सरसाइज मोड। आप सुबह उठते हैं, आप लेफ्ट देखते हैं, राइट देखते हैं, ऊपर, मतलब वो पूरे दिन ही इस तरीके से रोटेशन रहती है कि उसको एक्सरसाइज की ज़रूरत ही नहीं है एक्चुअली। और उसको हम इस तरीके से स्ट्रेच करते हैं, ये गोल गोल घुमाते हैं। आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल। जो हमारी सबसे मैं टेक्निकली आपको बताता हूँ, जो हमारी सबसे ऊपर वाली वर्टिब्रा होती है एक एटलस एंड एक्सिस, तो वो दोनों का जो जॉइंट होता है वो इस तरीके से रहता है। और उसको जब हम बहुत ज़्यादा रोटेशन करते हैं तो कितने लोगों की वो डिसलोकेट हो जाती है। और उसी की वजह से नेक में पेन, सर में पेन, माइग्रेन कितनी। पता है, मैं इस मौके का फ़ायदा उठाकर ना एक चीज़ बोलना चाहूँगा, क्योंकि हम कई सारे चीज़ें ना रिलेट कर सकते हैं। तो कई बार मुझे ऐसा मौका मिलता है कि यार मेरे को मौका मिला, मैं कुछ बोलूँगा। तो इस मौके का मैं फ़ायदा उठा के कुछ बताना चाहता हूँ। पर्सनली से मैं अपने फिटनेस जो ट्रेनिंग होते हैं उनको वर्कआउट करवाता हूँ, है ना। तो पर्सनली जब नेक की स्ट्रेचेस की बारी आती है ना, मैं पर्सनली जो ये टाइप का स्ट्रेच होता है ना, ये मैं कभी नहीं करवाया, ना ही मैं करवाता हूँ। पर्सनली आई डोंट बिलीव कि दिस इज व्हाट इज़ वेरी सेफ। आई डोंट बिलीव कि बहुत डेंजरस सा लगता है, कहीं भी कुछ भी अटक सकता है और निकल भी सकता है। किसी ट्रेनिंग को मैं वैसे तो नेक के स्ट्रेचेस में करवाता नहीं हूँ, टू बी ऑनेस्ट। किसी ट्रेनिंग को करना होता है ना,
किसी को सी आई यू हैव टू केटर की ट्रेनी चाहता क्या है, उसको अगर अच्छा लग रहा है करके, यू हैव टू मेक देम डू। तो उस वक्त पे मैं सिर्फ उनको 3 तरह के नेक के स्ट्रेचेस उनको अलाउ करता हूँ सेफली। ये कर सकते हो आप, चिन टू शोल्डर कर सकते हो, अप एंड डाउन कर सकते हो, बस वो भी बिल्कुल आराम से करके खत्म करो। आप चिन वाला भी नहीं करवाना चाहें तो उसकी भी जरूरत नहीं है, सिर्फ अप डाउन लेफ्ट राइट। हाँ एनफ है। वो भी थोड़ा सा अनसेफ सा हो गया शायद, है ना। ठीक है प्लीज, मैं अब आप भी रिलेट कर पा रहे हैं सारी मैं चीजें। इस बात का ध्यान रखूंगा जरूर। हाँ उसके आगे आप हमारा हो हम ये डिस्कस करें सर्वाइकल को, हम क्या दिक्कत होती है, कैसे ट्रीट करते हैं आप इसको। सर्वाइकल जो हमारी बेसिकली वर्टिब्रास जो होती हैं, जो गलत एक्सरसाइज है जो हम स्ट्रेचेस करते हैं उसकी वजह से हमारी वर्टिब्रास लॉक हो जाती है। तो उस लॉक को हम खोल देते हैं मैनुअली। यहीं से हम ट्रीट करते हैं बाय हैंड्स, बाय वी हैव फिजिकल इंस्ट्रूमेंट, वुडन इंस्ट्रूमेंट्स, तो उसी से हम ट्रीट कर देते हैं। तो 90% केसेस में उसी से ही ठीक हो जाता है। अच्छा मुझे थोड़ा सा नॉलेज दीजिए ना इस पे, कि अगर आपको पता हो कि क्रायो प्रैक्टिस शायद रिलेटेड है अलग। कायरोप्रैक्टर इज डिफरेंट, दे गिव यू जर्क्स, और हम लोग जो करते हैं वो बिल्कुल प्यार से। इट्स ट्रीटमेंट इज कॉल्ड पेनलेस। वी ट्राई टू मैक्सिमम इट विल बी अ पेनलेस ट्रीटमेंट, कि पेशेंट को पता भी ना चले कि क्या हुआ। थोड़ा थोड़ा तो दर्द होता है अगर वो बहुत प्रॉब्लम में होता है, बट आराम से। ठीक है, अभी हम नेक तक पहुंच गए। नेक के नीचे फिर आप नेक में सबसे ज़्यादा आजकल जो रहता है फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जो हम हैंड्स की रोटेशन करते हैं लेफ्ट राइट, एक अगर आप छोटी एज से कर रहे हैं, अगर आप इफ़ यू वांट टू ट्रेन, आप किसी स्पोर्ट्स में जा रहे हैं, वो सब ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो एक अलग चीज़ है। जनरली मान लीजिए जो प्रॉब्लम है ना आजकल क्या है कि मिड एज के अंदर 30-40 साल तक बच्चे बड़े हो जाते हैं। जो लेडीज़ हैं जो घर में है कि तब थोड़ा उन्हें टाइम मिलता है आफ्टर 40, तो देन दे विल किसी और कुछ करना चाहिए और बर्बाद कर देते हैं। देन दे ज्वाइन योग एंड ऑल दिस, कि हाँ अब मैं 3 महीने का ये कोर्स कर लेती हूँ। एंड उसमें भी 50% सब देखते हैं कि यूट्यूब पे चला लेते हैं ना, यार ट्रेनर की क्या ज़रूरत है, राइट। और वो जैसा करवाते हैं वो कैसे करते हैं। बट आफ्टर 35 आवर बॉडी इज़ गोइंग टू डिक्लाइन, 35 to 40। उसके बाद आपकी बॉडी में वो स्ट्रेंथ नहीं होती जो 20 साल की एज में आपकी मसल स्ट्रेंथ होती है। दे ऑल गोज डाउन। और उस टाइम पे हम वो सारे की सारी करने की शुरू करते हैं कि जो एक 10 साल 15 साल करना चाहिए था उस वक्त चाहिए था, और आपकी बॉडी तैयार नहीं होती और फिर हम उस माइंडसेट से रहते हैं। मैंने पहले भी कहा है, योग इज़ नॉट अ क्रैश कोर्स, इट्स एक जीवन का हिस्सा है। हाँ, लाइफस्टाइल बोल सकते हैं। लाइफस्टाइल है। तो इसको आप धीरे धीरे, इसको सालों लगते हैं। जो इसमें मैं एक छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो योग का भी उत्पन्न, जहाँ तक मेरी समझ है, कि जो हमारे योगीज थे, जो साधु थे, जिन्होंने साधना करनी थी, इट्स योग को साधना बोलते हैं, योग साधना। सुना है मैंने जी। तो उसमें शरीर को साधना होता है सबसे पहले, क्योंकि अगर वो बैठ ही नहीं पाएंगे तो वो ध्यान का कैसे लगाएंगे। शरीर को साधने के लिए योग बना था कि वो सारे के सारे आसन करके अपने बॉडी को पहले साध पाएं। उसके बाद फिर प्राणायाम है सब माइंड को साधने के लिए, कि हमारे दिमाग में थॉट्स और ये सब चीज़ें, खैर ये गलत उसके अंदर हो जाएगा, बट एक छोटा सा ओवरव्यू देके मैं देता हूँ। ये उनके लिए बना था। हम सब लोगों के लिए हमने सब कुछ वैसे ही अडेप्ट कर रहे हैं कि क्या वो ज़रूरी भी है, नहीं है। ये अपने आप से एक सवाल पूछना, स्पिरिचुअलिटी इज़ अ साइंस ऑफ क्वेश्चनिंग, कि अपने आप से सही सवाल पूछना कि मेरे लिए क्या सही है, क्या ज़रूरी है, मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसने बोल दिया वो कर रहा है। हम बहुत मोटिवेट हो जाते हैं, कोई कुछ बोलता है, अरे तुम तो ये नहीं कर रहे, ऐसा लगता है कि मेरा कुछ छूट गया। ऐसा नहीं होता। तो जो आपके लिए सही है, आप अपने लिए सोचो, अपने लिए सही सवाल पूछो कि मेरे लिए क्या सही है, मुझे क्या करना चाहिए, मेरी बॉडी क्या कहती है, मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो उससे आप अपना वर्कआउट प्लान कर सकते हैं। आप आपने योग करना है, जुम्बा करना है, सब कुछ करना चाहिए। आई एम नॉट अगेंस्ट एनीथिंग, बट सबसे पहले आप बॉडी को समझो। अभी हम शोल्डर पे बात कर रहे हैं। शोल्डर के ऊपर हम टच नहीं किया। शोल्डर के अंदर, फ्रोजन शोल्डर में बेसिकली हमारी स्कैपुला, जनरली जब हम स्ट्रेच करते हैं तो स्कैपुला ये हमारा हैंड जो है सबसे मोबाइल जॉइंट है, राइट। और यही हमारा फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, बहुत से लोगों का होता है। तो उसका सबसे मेन रीज़न है जो हमारा जो ह्यूमरस और क्लेविकल के जॉइंट बनते हैं, ये हमारे एक दूसरे के अंदर क्रॉस कर जाते हैं, और वो दवाई खाने से कभी भी वापस नहीं आएगा, उसको अलाइन करना पड़ेगा अपनी जगह।
और अगर आप ज़्यादा देर तक हो तो बॉडी उस पोजीशन में एडजस्ट कर लेती है। कुछ टाइम को आपको आराम लगेगा, लेकिन 6 महीने, साल, 2 साल बाद जब उस पोजीशन पे बॉडी की लिमिट ख़त्म हो जाएगी दर्द सहने की, फिर वो आगे बढ़ जाएगा, फिर आपको उससे 3 गुना ज़्यादा पेन होगा। राइट, शोल्डर तक आ गए हम, उससे नीचे फिर शोल्डर के बाद हम एस्थमा की बात करते हैं। एस्थमा कई रीजंस में होता है कि हमारी जो चेस्ट होती है वो डाउन हो जाती है, हमारे रिब्स जो होते हैं वो कंप्रेस करते हैं लंग्स को। ओके, तो हम उसको भी ट्रीट कर सकते हैं। कई केसेस के अंदर उसके अंदर आराम आता है। स्कोलियोसिस हो जाता है हमारी स्पाइन के अंदर। स्कोलियोसिस जो हमारी स्पाइन के अंदर बल्ज आ जाता है, तो उसको ट्रीट कर सकते हैं बाई मैनुअली मीन्स। उसके लिए उसमें कोई इन सब चीज़ों के लिए मेडिसिन कोई इलाज नहीं करती है। मेडिसिन को क्या पता है कि उस हड्डी को वहाँ पे जाके सीधा करना है। एक बेसिक इश्यूज है ना ये सारे। हाँ, एक बेसिक जैसे कहते हैं ना कि बैक टू बेसिक्स, कि हमें अपनी बीमारी को समझना है और उस बीमारी का क्या इलाज हो सकता है। अच्छा, एक शियाटिका का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है। जितना मुझे थोड़ा बहुत पता है, शियाटिका नर्व की प्रॉब्लम है, तो आप उसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि बोन में नहीं आता है फिर ये। साइटिका भी बोन की ही प्रॉब्लम है। हमारी L4 L5 से हमारी साइटिका नर्व्स जाती हैं। राइट। L4 L5 क्या होता है कि मेनली जो प्रॉब्लम है साइटिका की, हमारा रॉन्ग पोस्चर बैठने का। जो आजकल हमारा लाइफस्टाइल है, हमारे सबके जो सिटिंग अरेंजमेंट्स है, लो फ्लोर फर्नीचर, आई रिजेक्ट ऑल लो फ्लोर फर्नीचर। जो नीचे और जो हमारे इन डेप्थ जो हमारे सोफाज होते हैं, जो हमारे सिटिंग अरेंजमेंट्स है, आजकल आप देखिए कि बहुत बड़े, तो कोई भी बैठता नहीं है, सब लेटते हैं। राइट, वेरी ट्रू। हम अभी बैठे हुए हैं, आप इतनी देर से मैं बैठा हूँ, आप में देखेंगे सबसे सही तरीका बैठने का मैं आपको बताता हूँ कि आप जहाँ पे भी बैठे, आपका हेड, आपकी पीठ और आपकी कमर तीनों एक लाइन में रहने चाहिए। शायद मैं ऐसे बैठा हूँ। अरे I'm a फिटनेस कोच। आप सही बैठे हैं। आपको जितनी देर भी बैठना है आप ऐसे बैठिए, आप थक जाए। लोग बेड को यूज़ करते हैं बैठने के लिए, चेयर को सोफे को यूज़ करते हैं लेटने के लिए। हमारा जितना भी सोफा का अरेंजमेंट देखोगे, चेयर का अरेंजमेंट देखोगे, बिल्कुल अपराइट पोस्चर में हमारा गेस्ट आके बैठता है। तो सोच समझ के लगवाया हमने ताकि गेस्ट अटेंटिव रहे। सोफा लगाते ना सब लूज पड़ जाते हैं। दैट इज द मेन रीजन कि आप अपना बैठने का पोस्चर आप सुधारें। आप अगर सही से बैठेंगे तो 50% चांसेस तो होंगे कि आपको नहीं होगा। लो फ्लोर फर्नीचर को अवॉइड करिए। लो फ्लोर फर्नीचर देखने में अच्छा लगता है, बट जिनकी हाइट ज़्यादा है उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है, अभिशाप है। आपके लेग्स, जो हम अभी बैठे हैं, आपके लेग्स, आपके घुटने आपके नीचे होने चाहिए, आपकी कमर से, आपके पेल्विक रीजन से। अगर ये नीचे ऊपर आ जाएंगे तो आपका पेल्विक भी नीचे जाएगा, सारा का सारा इलियम, ईशियम बोन सब सैक्रल बोन को। लेकिन इससे ना मुझे दिमाग में थोड़ा सा ये भी आ रहा है कि वो जमाना जहाँ पे हमारे पास सोफे चेयर्स नहीं थे, तब तुम और नीचे जमीन पे बैठते थे, तो क्या वो प्रॉब्लमेटिक नहीं हो सकता? उस टाइम पे भी आप एक चीज़ समझिए क्यों नहीं था उस टाइम पे। आपने अगर सुना हो, मूड़ा होता था। मूड़े में आप कैसे भी बैठ जाओ, आप लेट नहीं सकते, आप सीधे ही बैठोगे। उसका इतना ज़बरदस्त अरेंजमेंट है। ये सब जो नीचे बैठते थे, नीचे भी आपका मेरुदंड, मतलब आपकी स्पाइन जो कहेंगे, स्पाइन सीधी रहती थी, कोई भी टेढ़ा नहीं बैठता था। जो नीचे बैठ के भी खाना खाते थे, अपना चौकी लगा लिया या कुछ भी, जो भी सिटिंग अरेंजमेंट था, उनका बैठने का जो पोस्चर था वो हमेशा सीधा रहता था। कोई भी ऐसा लेटता नहीं था, कोई भी उस तरीके का। आजकल लग्जरीज आ गई हैं, लग्जरीज के साथ ये लाइफस्टाइल की बीमारियां हैं कुछ। अभी हम हिप और नी जॉइंट को एक साथ कवर करते हैं। इसमें क्या इश्यूज आते हैं, उसको आप कैसे ट्रीट करते हैं? हिप के अंदर भी जो बैठने वाला अरेंजमेंट है, ये इसी के अंदर है, उसी की वजह से है। और सबसे मेन चीज़, अगर आपकी जब आप बैठते हैं, अगर आपकी लो हाइट फर्नीचर है या आपका अरेंजमेंट ठीक नहीं है बैठने का, तो आप पैर अपना मोड़ लेंगे। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है आपके घुटने खराब होने का, आपकी पेल्विक बोन खराब होने का। क्योंकि वो कॉन्टीन्यूस, अगर आप आधा घंटा बैठे हैं, 15 मिनट बैठे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन जो प्रोफेशनल्स हैं, IT प्रोफेशनल्स हैं, उनकी 4-4, 5-5 घंटे सिटिंग होती है, और भी ज़्यादा होती है। तो पैर अपना ऐसे वो कर लेते हैं। दे शुड टेक अ फुट रेस्ट। उनको पैर आगे ही रखने हैं हमेशा अपने। पीछे रखेंगे तो हमारी जो घुटने से नीचे है, टिबिया एंड फैबुला, वो दोनों क्रॉस कर जाएंगे एक दूसरे को, पेन करेंगे। एंकल में पेन होगा, ऊपर पेन होगा। क्या बात है, कितनी सारी
चीज़ें होती है और हम रियलाइज भी नहीं करते हैं ना, गलतियां करते हैं और एंड में दिक्कत होती है, हम फिर सोल्यूशन ढूंढते हैं, अरे क्यों हो गया ये, जबकि सालों से आप गलतियां कर रहे हैं। जी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करते हैं और जितना मैंने आपको जाना है, ये जो रास्ता है जो आपको मिला है वो स्पिरिचुअलिटी के थ्रू मिला है। आप किसी स्पिरिचुअल रीजन से कहीं पे गए थे और वहाँ से आपको इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिली? जी, एक्चुअली मैं मोटिवेशन मेन मेरा वही रहा। सच बताऊं तो क्या कहते हैं, ग्रैंड मदर से रहा। मेरी ग्रैंड मदर के साथ मैंने अपना समय बिताया आखिरी का, और वो काफ़ी परेशान थी इन सब चीज़ों के लिए, जिनका उस टाइम पे मैं छोटा था, मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं था। देन आई ऑलवेज आस्क फ्रॉम गॉड कि कुछ मुझे ऐसा दो कि मैं वो कर पाऊँ। तो यही कहूँगा कि गॉड हैज़ गिफ्टेड मी। तो जो मैंने अपनी शिक्षा ली, उसके बाद जो मुझे मेरे गुरु मिले, गया तो मैं उनसे स्पिरिचुअल रीजंस की वजह से ही था, बट ये सारी की सारी जो उन्होंने शिक्षा ज्ञान दिया, तो उन्होंने एज अ गिफ्ट ही दिया मुझे, जिससे उनका भी एक ही रीज़न था कि मानव सेवा करना, उससे कभी भी पीछे मत हटना है। और जितने लोगों की कुछ, अब ज़िंदगी का मोटिव भी यही है कि कुछ लोगों को भी दवाई से, ऑपरेशन से, हॉस्पिटल से अगर बचा पाएँ तो ये जीवन सफल हो जाएगा। अविनाश जी, हमने वीडियो की शुरुआत में थोड़ा आयुर्वेद से शुरुआत करी थी, जहाँ पे हम बात कर रहे थे फूड कॉम्बिनेशन के बारे में। तो लेट्स कम बैक टू दैट। शुरू करते हैं हम। मैं पूछना चाहता हूँ कि सबसे कॉमन फूड कॉम्बिनेशन मिस्टेक आप इस जनरेशन में क्या देखते हैं और वो उसके पीछे का रीज़न क्या है? सबसे कॉमन फूड, उसके पीछे का रीज़न क्या है? मतलब आई मीन वो फूड कॉम्बिनेशन की वजह से दिक्कत क्यों हो रही है? आई मीन व्हाट हैपेंस इन द बॉडी? देखिए, अब अलग अलग मैं हर फूड का मैं बताऊंगा तो सब, जैसे ना तामसिक और राजसिक, मतलब वात पित्त दोष, जैसे ना हर एक के अंदर अलग अलग रहते हैं। तो हम जो हॉट फूड्स हैं, हॉट के साथ हॉट लें तो वो ठीक रहेगा, लेकिन हम एसिडिक के साथ एल्कलाइन लें तो वो ठीक नहीं है। तो ये ही सारे के सारे फूड कॉम्बिनेशंस इस तरीके से हम उनको समझ के हर एक के हिसाब से अलग अलग बनाते हैं। तो जैसे मैंने दूध का बताया था, दूध के साथ केला नहीं लेना चाहिए। और जैसे बनाना शेक, इट्स नॉट गुड। तो ये किस तरह की प्रॉब्लम कॉज करते हैं? इवन दूध भी मैं रेकमेंड नहीं करता कई सारे पेशेंट्स को, क्योंकि देखिए हमारी बॉडी जो है वो एल्कलाइन है, और इन्फ्लेमेटरी फूड्स आर नॉट गुड फॉर, जो एक्स्ट्रा स्पाइसेस होते हैं, या मिल्क इज आल्सो इन्फ्लेमेटरी। जो जिनको इन्फ्लेमेशन है उनको तो अवॉइड ही करना चाहिए। इवन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, यू कैन टेक कर्ड। कर्ड में लैक्टोबाइस जो बैक्टीरिया होता है, दैट इज गुड फॉर हेल्थ, पानी मिला के ले सकते हैं। एंड देसी घी, आई मस्ट रिकमेंड देसी घी, जो अगर बना हुआ है किसी को मिलता है गाय के घी से, और वो भी ऐसा नहीं कि क्रीम से बना के जो बनता है जो पुराने गांव में बनाते थे दही जमा के। और आपसे मिलके मुझे एहसास हो रहा है कि एक मिनट शाबाशी देना चाहता हूँ मैं, कितनी सारी चीज़ें अच्छी करता हूँ, है ना। हम सब कुछ अच्छे पोस्चर में बैठते हैं जी। एंड जब घी की बात आती है, मैं देसी घी के अलावा कोई और घी नहीं खाता। सो शाबाश, गुड। हाँ, तो हम ये बात करते हैं फूड कॉम्बिनेशन। आप ये बता रहे थे कि अगर दूध बेटर है ना लो तो उसके इंस्टेड ये सब चीज़, उसके इंस्टेड आप अगर आप वेजिटेरियंस ही वो करूँगा, आप मशरूम्स ले सकते हैं बोन्स के लिए, कैल्शियम के लिए मोरिंगा आप ले सकते हैं। मोरिंगा इज़ अपना ड्रम स्टिक्स, जो हमारे साउथ इंडिया में खाई जाती है, हम लोग उसके पौधा होता है, उसकी आप पत्तियाँ लीजिए, आप उसको सुखा के आप घर में पाउडर बना सकते हैं। मार्केट से भी ले सकते हैं, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, सो प्रॉब्लम जो है वो दूध से है या फिर दूध के अंदर होने वाले लैक्टोज से है? दूध का नेचर, देखिए मैंने बताया ना, हर फूड का, हर चीज़ का नेचर है। अच्छा। उसका एसिडिक नेचर है। एसिडिक नेचर हमारे शरीर जैसे ही हम उसको पिएंगे तो उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा, जिसमें हमारे शरीर से वो कैल्शियम और सारे के सारे मिनरल्स लेके उसको एल्कलाइन करने की कोशिश करती है हमारी बॉडी। तो हमारी सारी बॉडी का 50% काम उसमें ही लग गया। और इवन जो हम उसमें लेते हैं कैल्शियम प्रोटीन के लिए, इतना हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर भी नहीं पाती। या तो इतना यूज़ हो कि हाँ 90% तक हम उस बॉडी उसको यूज़ कर पा रही है, तो उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। ओके, सो यहाँ पे ना थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है। हालांकि मैं उस वे में इस कॉन्वर्सेशन को नहीं ले रहा हूँ,
क्योंकि आपका एक अलग फील्ड है आयुर्वेद, जिससे मेरा एक्सपोजर इतना हुआ नहीं है टू बी ऑनेस्ट. आई एम अ पर्सन जिसने अभी पढ़ाई करी है, और यू आर अ पर्सन जो सालों से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ज़्यादा पुरानी पढ़ाइयों को लेकर आ रहा है. आई एम नॉट अगेंस्ट मिल्क. मैं ये मैं कह रहा हूँ. हाँ, टेक, जैसे हम आयुर्वेद में एक कहावत है, टेक योर फूड एज अ मेडिसिन, नॉट मेडिसिन एज अ फूड. तो जो आप दूध भी लेते हैं, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन, कि आप हल्दी के साथ लेते हैं. कुछ आपको प्रॉब्लम है उस टाइम पे लीजिए, ना कि उसको एज अ पार्ट ऑफ डाइट. हाँ, तो मैं इस पार्ट पे आ रहा था, क्योंकि सी बीइंग अ फिटनेस कोच ना, तो हमारे इसमें ना कई सारे चलन है, जैसे कि हम कुछ शेक्स वगैरह बनाते हैं, है ना, कुछ कुछ फ्रूट्स कॉम्बिनेशन खाते हैं. तो कई बार हम बनाना शेक, है ना, दूध केला में चीज़ें और डालते हैं, प्रोटीन वगैरह डाल के लेते हैं. तो वो हमें किसी, टू बी ऑनेस्ट मैं करता हूँ, तो हमें लॉन्ग टर्म में किस तरह की प्रॉब्लम कर सकते हैं? व्हाई इज इट नॉट गुड फॉर द बॉडी? अंदर क्या कर रहा है वो? बेसिक, अगर मैं बैक टू बेसिक्स में अगर बताऊँ, तो मिल्क इज इटसेल्फ इज अ कंप्लीट फूड. ओके. उसको किसी के साथ लेने की ज़रूरत ही नहीं है, लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसी जब वो कंप्लीट फूड है, तो देखिए जो हमारे कॉम्बिनेशन है दाल एंड राइस की, जो उसमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं, उसमें कुछ वो कॉम्बिनेशन होकर कंप्लीट अमीनो एसिड्स की चेन बनती है. ठीक है. तो जो कंप्लीट फूड है उसके साथ आप क्यों कॉम्बिनेशन कर रहे हैं? तो बॉडी को ज़रूरत ही नहीं है उसकी, और वो फेंक ही देगा, उसका क्या फ़ायदा? एंड एक बेसिक, आप कोई भी आप वो करिए, उसका देखिए उसका बेसिक नेचर क्या है. गूगल आप करेंगे किसी भी फूड का, आपको उसका बेसिक नेचर पता चल जाएगा. डोंट कंबाइन विद बेसिक टू एल्कलाइन टू एसिडिक. तो उन चीज़ों को थोड़ा सा हम वो कर देंगे, तो आपको सारा फूड कॉम्बिनेशन समझ में आ जाएगा. तो अविनाश जी, जब फूड कॉम्बिनेशन की बात आती है, तो स्किन डिस्कलरेशन आपने देखा होगा, काफ़ी सारे लोग होम्योपैथी में उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. मैं विटिलिगो की बात कर रहा हूँ, जो वाइट पैचेस पड़ते हैं, धीरे धीरे किसी किसी का फैल जाता है, पूरे बॉडी पे हो जाता है. जब उसकी बात आती है ना, तो सबसे पहला दिमाग ना लोगों का जाता है सीधा दूध एंड फिश के कॉम्बिनेशन की. भाई तूने ऐसा दूध और फिश को कंबाइन करा होगा, तभी तुझे दिक्कत हो रही है. तो मैं उस पर थोड़ा सा आपका वो जानना चाहता हूँ कि आप क्या सोचते हैं कि सच में ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है? आयुर्वेद में ऐसा कुछ इसका ट्रीटमेंट का और इसका बारे में नहीं है, क्योंकि आई थिंक उस टाइम पे इस तरीके का यूज़ ही नहीं होता था. बट साइंटिफिक रिसर्च में आप कह सकते हैं कि शरीर में जैसे मेलाटोनिन कम होना शुरू हो जाता, तो स्किन का डिस्कलरेशन जो होता है उसकी वजह से रहता है. और इसका बेसिकली इम्यून की प्रॉब्लम है, इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है. okay. कि हमारे शरीर के अंदर जब इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, तो शरीर में मेलाटोनिन जो बॉडी को कलर, हमारी स्किन को कलर देता है, तो वो प्रॉपर नहीं दे पाता, उसकी वजह से स्किन डिस्कलरेशन होती है. अब इसका मे भी कॉम्बिनेशन हो सकता है कि हमारी जो मे बी कि ये रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन है, हमारी इम्यूनिटी को ख़राब करता है, हमारी इम्यूनिटी वीक होती है, और उसकी वजह से ये होता है. आई वुड एग्री टू दिस पॉइंट, क्योंकि ये ना बीच में फिटनेस में बड़ा ये चीज़ ट्रेंड में आया था, बड़ा हॉट टॉपिक था. तो उसमें कई आयुर्वेद के जो एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने भी सेम बात बोली कि यार ऐसा कुछ है नहीं, मतलब पुराने रिकॉर्ड्स में ऐसा ना कोई स्टडी है, ना कोई प्रूफ है. इट्स जस्ट दैट कि आप अगर कर रहे हो, ऐसा आप नोटिस कर रहे हो, तो शायद हो सकता है, बट हमारे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है. जस्ट से कि क्या कहते हैं कि शायद ये रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन, और वैसे भी दूध नॉन वेज का ऐसा कॉम्बिनेशन अगेंस्ट ही है. तो आपकी आपको शायद, अगर पता नहीं है साउथ साइड से आपको एक्सपोजर है या नहीं है. सी आई बिलोंग फ्रॉम उड़ीसा, एंड हमारे वहाँ पे और फर्दर साउथ में जाओगे, कई डिशेस ऐसे हैं जहाँ हम दूध के साथ बनाते हैं फिशेस को, यू नो. इवन हम मैरिनेट भी तो करते हैं शायद चिकन को दही के साथ, तो वहाँ पे डेयरी का इन्वॉल्वमेंट हो ही जाता है. देखो, दूध और दही में बहुत फर्क है. ओके. दही फर्मेंट हो गया, उसका नेचर सब कुछ चेंज हो जाता है. इट्स टोटली चेंज. आप कंबाइन नहीं कर सकते. दूध इज अ डिफरेंट थिंग. और छोटा सा मैं अपने पर्सनल इंटरेस्ट पे एक टॉपिक लाना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी इस जर्नी की शुरुआत स्पिरिचुअलिटी से हुई. स्पिरिचुअलिटी के लिए गए थे और साथ में चीज़ें सीखने को मिली, और उसको आपने एज अ प्रोफेशन, एज लोगों को मदद करने का जरिया आपने बनाया. स्पिरिचुअलिटी को लेकर ही मैं पूछना चाहता हूँ. मुझे स्पिरिचुअलिटी के बारे में एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी का एस नहीं पता है. सो दिस सेक्शन ऑफ द पॉडकास्ट इज गोइंग टू बी फॉर माई सेल्फ ओनली. अगर कोई मेरी तरह ही है, उनको ये पॉडकास्ट सुनना है, तो दे कैन बी हियर, और एल्स यू कैन जस्ट ड्रॉप द वीडियो. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. जब स्पिरिचुअलिटी की बात आती है ना, तो मैंने कई लोगों को सुना है ऐसा बोलते हुए
कि पहले मैं स्पिरिचुअल नहीं था, अब मैं स्पिरिचुअल हो गया, तो अब मैं भगवान की पूजा करने लगा हूँ। तो आई जस्ट वांट टू नो, इज स्पिरिचुअलिटी इज इक्वल्स टू भगवान में मानना, रिलीजियस होना, या अलग अलग चीज़ें होती हैं? स्पिरिचुअलिटी का भगवान से जानना मानना नहीं है। स्पिरिचुअलिटी का जो प्रश्न जो है ये खुद को जानने से है। अच्छा, तो स्पिरिचुअल एग्जैक्टली होता क्या है? व्हाट इज बीइंग स्पिरिचुअल? स्पिरिचुअलिटी इज द आंसर ऑफ हु एम आई। खुद को जानना, खुद को जानना, खुद को ढूंढना। खुद की जब आप अपनी लेयर्स अपने आप के लिए पूछेंगे, सपोज मैं आपसे पूछता हूँ हु आर यू, आप ये पूछिए अपने सवाल से जवाब दीजिए मुझे, हु आर यू। अभी कहना है मुझे जवाब? जी बताइए। अच्छा, तो मैं एक क्रिएशन हूँ जो इस धरती पे आया है। आपसे कुछ जनरली कोई मतलब पूछेगा ऐसे ऐसे जवाब नहीं देंगे। अच्छा ओके, जनरली कोई पूछता तो अपना नाम लूंगा मैं। जी। मैं मानस हूँ और मैं ये करता हूँ। ठीक है, आप अगर हम इस शुरुआत इसी से करते हैं, अगर आपका मानस से नाम हटा के कुछ भी रख दिया जाए तो क्या चेंज होगा? क्या चेंज होगा? कुछ भी नहीं, नाम ही तो चेंज हुआ बस। बस हाँ। ऐसे ही सवाल पूछना है। ओके, क्या आप आपका नाम हो? आपको पहला आंसर मिल गया कि नहीं, मैं अपना नाम नहीं हूँ। मैं अपना नाम नहीं हूँ, राइट। आपकी जो एजुकेशन है, आप अपने आप को बोलोगे आई एम एन इंजीनियर, आई एम एन डॉक्टर। आप अपने आप से पूछो क्या मैं इंजीनियर हूँ? इंजीनियर इज व्हाट, डॉक्टर इज व्हाट, इट्स एन इन्फॉर्मेशन। आपने कुछ पढ़ा, कुछ अपनी नॉलेज ली, तो आप अपने आप को डॉक्टर बनते हो। आपकी आइडेंटिटी नहीं है। आपकी आइडेंटिटी नहीं। आप कल को सपोज कि आप अपनी याददाश्त भूल जाओ, या आप तब आप फिर इंजीनियर हो ही नहीं। तब आप क्या हो? राइट, मेक सेंस। है ना? तब आप क्या हो? आप कुछ और इन्फॉर्मेशन ले लेते हो, आप डॉक्टर से आप मान लीजिए सीए बन जाते हैं, आप वो एजुकेशन ले लेते हैं, फिर क्या आप फिर बदल जाते हो? जो बदल रहा है वो आप कैसे हो सकते हो? देयर इज समथिंग, सम कांस्टेंट दैट इज नॉट चेंजिंग। एंड व्हाट इज दैट? आत्मा, सोल? आत्मा सोल नहीं, मैं थोड़ा सा आपको टच करता हूँ कि वी आर एनर्जी, वी ऑल आर एनर्जी। ठीक है, हम जो ट्रीटमेंट भी करते हैं दैट इज़ बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ एनर्जी, एनर्जी ट्रांसफ़र। जो हम अपने हाथ में भी देखते हैं, अगर हम उंगलियों को देखेंगे दैट इज़ जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, दैट फिंगर इज़, फर्स्ट फिंगर इज़ ब्रह्मा, दैट इज़ क्रिएशन। तो इसीलिए हमारी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तेज़ी से उठती है। ठीक है, इसके बाद ये हमारी थर्ड उंगली, दैट इज़, इसके बाद होती है बीच वाली उंगली, ये पूरी नहीं उठती, इट इज़ विष्णु, इट्स अ बैलेंसर। ठीक है, सबसे आखिरी वाली क्रिएशन, जो क्रिएशन को डिस्ट्रक्ट करती है, दैट इज़ महेश। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों एनर्जीज हैं, एक साथ ही रहती हैं। ये कहीं पे भी अलग नहीं है, ना आपके अंदर है ना मेरे अंदर, सब कहीं पे भी अलग अलग नहीं होता। हम देखने के नज़रिए से हम अलग अलग देखते हैं, हम सोचने के नज़रिए से अपने थॉट के लेवल पे सबको अलग अलग है, बट सब एक ही है, हमारे अंदर है, वही बाहर है, वही नॉन लिविंग लिविंग, सबके अंदर वो एनर्जी, वो पार्टिकल, मॉलिक्यूल, जो हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर हम जब डीप स्टडी करेंगे तो उसके अंदर वही सब घूमते हैं, वो एक साथ ही एग्जिस्ट करते हैं, तभी वो मॉलिक्यूल बन रहा है, तभी वो एटम बन रहा है। अब शायद ये मेक सेंस कर रहा है मुझे कि क्यों ऐसा लोग बोलते हैं कि मैं स्पिरिचुअल हो गया और मैं भगवान की पूजा करने लग गया। उनका शायद ये मतलब है कि वो समझ चुके हैं कि आप कौन हो, या फिर आपकी जो सतह पर जो आइडेंटिटी है वो एक्चुअली एग्जिस्ट करते नहीं है। हेंस यू स्टार्टेड बिलीविंग इन देयर इज समथिंग, देयर इज समबडी हु हैज क्रिएटेड यू, एंड आपको उनको मानना चाहिए, यानी वो उस लेवल पे चले गए। हेंस दे आर इनटू गॉड एंड यू नो डूइंग द पूजा पाठ। शायद ये कनेक्शन नहीं, ऐसा नहीं है। जो खुद को जान गया, जो भगवान को जान गया, उसको पूजा करने की क्या जरूरत है? जो सब कुछ जान ही गया तो ब्रह्म ज्ञान ही तो बोलेंगे उसको। स्वयं को जानना, स्वयं के लिए जर्नी इतनी आसान नहीं है। वी कांट, जानना आसान भी उतना ही है जानना, लेकिन उस ध्यान में बैठना, ध्यान थोड़ा सा पॉडकास्ट आपका लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं, प्लीज थोड़ा सा। ध्यान ये नहीं है कि आप बैठ के आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं कि हाँ यहाँ पे देखो। देयर इज़ नो स्टेप्स कि आप कुछ भी करते हैं। आप मान लीजिए ड्रिंक करता है कोई, खाना खाता है, उससे क्या होता है? आप पैसा कमाते हैं, एक्सपीरियंसेस मिलते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर, और ध्यान स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर वो एक्सपीरियंसेस मिलते हैं कि हाँ मुझे कुछ दिख गया। उससे होगा क्या? उससे होगा क्या? आप बैठे बैठे आप कुछ भी काम करते रहे, आप ट्रेंड हो जाएंगे किसी चीज़ को।
आप एक ही पोस्चर के अंदर आप बैठते रहें, आप 10 साल तक बैठते रहें तो आप ट्रेंड हो जाएंगे। आप यहाँ पे ध्यान लगाना, यहाँ सर पे कुछ होता है, उससे क्या होगा? स्पिरिचुअलिटी की मैंने पहले भी ये कहा था कि शुरुआत ही है जानने से। आपकी स्पिरिचुअली जर्नी ही शुरू नहीं हुई है जब तक आपने ये पूछा नहीं अपने आप से क्या हुआ मैं। जब आप इस लेयर्स को करेंगे, जब धीरे धीरे अंदर जाएंगे कि जब एक एक लेयर कि मैं कौन हूँ, मैं थोड़ा सा और टच कर देता हूँ कि उसके बाद बॉडी होती है, बॉडी को जिसको हम मैं बोलते हैं, क्या ये बॉडी मेरी है? किसी और की है? किसी और की। धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये इन पदार्थों से बनी है, ठीक है। इसको आप एक बेसिक उसके अंदर आप यहाँ पानी रखा, आप पानी पीते हैं, अभी तक पानी बाहर है, आपने पिया, अब वो मैं हो गया, राइट। आप कुछ लाए नहीं ना कुछ लेके जाओगे, जो इधर है बस ट्रांसफर हो रहा है इधर उधर। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन बी ओनली ट्रांसफर फ्रॉम फॉर्म टू द अदर, ठीक है ना। तो वो उस एनर्जी, हम सब एनर्जी, वही एनर्जी है। और स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत ही उससे होगी, अपने आप को जानने से, ना कि हम ध्यान में बैठने से कोई स्पिरिचुअल नहीं हो जाता। मैंने एक बुक पढ़ी थी, थिंक लाइक अ मंक करके, उसमें ये बात बहुत अच्छे से लिखी थी कि आपके पास कुछ भी है, चाहे वो मटेरियल पोजीशन हो, चाहे आइडेंटिफिकेशन का पोजीशन हो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपने बनाया है, क्रिएट करा है, कुछ भी नहीं है। इवन फिजिकली यू योरसेल्फ, नया नहीं आया है कुछ भी, सब यहीं का ही हिस्सा है, अब यहीं पे ही छोड़ के जाओगे। जी, एक्सप्लोर करना, जो हम बेसिकली, मैं तो ये मानता हूँ कि जो परमात्मा है उन सब ने हम साइंटिस्ट ही पैदा किए हैं कि एक्सप्लोर करने के लिए, कि तुम एक्सप्लोर करो, कितना एक्सप्लोर कर सकते हो, डोरा द एक्सप्लोरर बन के। एक्सप्लोरेशन हमें करते रहना चाहिए। एक साइंटिस्ट का भी तो यही काम होता है, एक चीज़ एक्सप्लोर करके फिर वो अगली चीज़ पे लगता है, फिर अगली पे, फिर अगली पे, रुक नहीं जाता। तो इस संसार का भी नियम यही है कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, बदलाव ही संसार का नियम है। वेरी ट्रू। अविनाश जी, दिस वाज an amazing podcast. Personally मुझे अच्छा लगा। I love these kind of discussion sessions. लोगों का पता नहीं, सबके अपने पर्सनल चॉइसेस होते हैं, वो कितना प्यार दे कितना नहीं दे, बट मैं चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा प्यार दे इस वीडियो को, क्योंकि मतलब की चीज़ें बहुत मिलेंगी आपको, फ़ायदे की चीज़ें। हमने हेल्थ को लेकर बात करी और एंड में जो हमने थोड़ा स्पिरिचुअलिटी और थोड़ा इंटेलेक्चुअल बातचीत करी, उससे भी शायद आपको बहुत ज़्यादा इंसाइट मिलेगा बहुत कुछ जानने के लिए। एंड अविनाश जी, थैंक यू सो मच मेरे इन्विटेशन पे आने के लिए। और मैं अपने ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को प्यार दें बाय लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो।